राहुल लाल जी, एक बात बताइए, 13 सीटों पर सपा के सीधे मुकाबले में है बीजेपी। और इस बार जो, अगर आप पहली 8 सीट की बात करें तो इसको जाटलैंड कहा जाता है। 16 सीटों पर मुसलमानों का भी बड़ा प्रभाव है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। इस बार आरएलडी भी इनके साथ नहीं है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कैंपेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है? कैंपेनिंग के नाम पर विपक्ष के तरफ से कुछ नहीं आना, यह साफ इंडिकेट करता है कि चुनाव की बिल्कुल तैयारी नहीं है, भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अगर जनता में नाराजगी होगी तो जनता भले ही विपक्ष में वोट कर दे, लेकिन उनको अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, मुद्दे सामने रखने के लिए इनके पास ना तो कोई योजना है, ना ही प्लानिंग है। ये हाल सिर्फ सपा का ही नहीं है, बसपा का भी है। बसपा पर हम बहुत तरह के आरोप लगा देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की स्थिति ऐसी क्यों है? देखिए पंकज जी, मैं तो कांग्रेस से शुरू करूंगा पहले कि देखिए कांग्रेस चुनाव प्रचार ढंग कांग्रेस से को ना कर लेकर के कांग्रेस को लेकर के एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि कांग्रेस का प्रचार कुछ पत्रकार कर रहे हैं, लग रहा है ज्यादा सरकास्टिक हैं। उसमें रवीश कुमार से लेकर के आरफा खानम शेरवानी और आशुतोष सबका नाम इन्होंने लिख दिया, इसलिए इनको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा कटाक्ष करते हुए लिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि इनके कहने का जो भी मतलब हो, लेकिन ये रिस्पांस आ रहा है कि शायद विपक्ष इसलिए प्रचार नहीं कर रही है और खास तौर पर कांग्रेस नहीं कर रही है क्योंकि इनके ये सब प्रचारक हैं। अब हम पत्रकारों को तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, कोई इसका प्रचारक, कोई उसका प्रचारक, इस तरह के भी आरोप लगते हैं, लेकिन हमारे एक ऑडियंस लिख रहे हैं इसमें। नहीं, देखिए ऑडियंस लिख रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर चुनाव से एन वक्त पहले जो है 93-94 के पुराने मामलों को उठा के इनकम टैक्स अगर एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के सारे बैंक खाते फ्रीज कर दे, तो बताइए लेवल प्लेइंग फील्ड कहां दिखेगा और वो पार्टी चुनाव प्रचार कैसे करेगी? ये गंभीर मुद्दा तो है, उसके ऊपर आपने जुर्माने भी ठोक दिए थे, जबकि उसी प्रकार की गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, कोई जुर्माना नहीं था। हालांकि ये राहत मिली कि चलिए उस जुर्माने से राहत मिली है, लेकिन बैंक अकाउंट पंकज जी अभी भी फ्रीज है। ये एक न्यूट्रल तटस्थ तथ्य है ये। अब इसको तो हम लोग दाएं बाएं खारिज नहीं कर सकते। अब आ जाता है कि देखिए इलेक्शन कैंपेन, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इलेक्शन कैंपेन एक बहुत बड़ा सा चीज होता है। जब अगर जनता के बीच में नाराजगी हो और विपक्ष का काम होता है, चूंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का काफी आक्रामक चुनाव प्रचार होगा, तो वैसे स्थिति में विपक्ष की भी आवाज कैसे पहुंचे वहां पे, ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। और इस जिम्मेदारी को निभाने का काम अब तक, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अब तक जिस प्रकार का चुनाव प्रचार होना चाहिए वो हम, और जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि आगे क्या चुनाव प्रचार के हिस्से दिखेंगे, तो वो हमें भी नहीं पता पंकज जी कि भाई इन लोगों ने क्या आगे का कार्यक्रम है, वो शेड्यूल हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं परिस्थितियां जो है ना, क्योंकि पश्चिमी यूपी में एक तरह से विपक्षी गठबंधन की स्थिति कमजोर पहले से दिख रही थी, लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों ने विपक्षी गठबंधन को पश्चिमी यूपी में मजबूत बना दिया है। चुनाव कार्य करीब आते जा रहे हैं और घटनाएं ऐसी घट रही हैं, जैसे जब प्रधानमंत्री जी मेरठ के रैली में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप विपक्षी नेताओं पर लगा रहे थे, अभी देखिए पश्चिमी यूपी में जो है कि बुलंदशहर में जो है कि पुल के 3 बीम गिर जाते हैं गंगा नदी में, और भ्रष्टाचार का जो है कि बड़ा सा मामला खुल जाता है वहां पे। तो जिससे प्रधानमंत्री वो चीजें कह रहे हैं, उसी के टाइम के आसपास टाइम लाइन पे ये घटनाक्रम घट रही है कि पुल आपका नीचे गिर जा रहा है। ये अलग अलग चीजें हैं, तो इन चीजों के को जनता बड़ी बारीकी से नजर रख रही है, नंबर 1 चीज। नंबर 2, जैसे कि अभी जो गिरीश जी के इस बात से मैं सहमत हूं कि हाथरस में जो टिकट वितरण है समाजवादी पार्टी का, मैं भी वहां पर गया तो मुझे भी जो है कि यही प्रतिक्रिया जो है कि सुनाई दी हमें भी, तो वो टिकट वितरण वहां पर सही नहीं है ये चीज, और उसको ये सेम साउंड जो है कि वो चीजें आ रही थी। लेकिन अगर आप मेरठ वाले सीट की बात करें, सहारनपुर के सीटों पर बातचीत करें, ये सीटों पर हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि वहां पे कांटे के मुकाबले की स्थिति आएगी। पंकज जी आज जमीन पे रियलिटी में यह स्थिति आ चुकी है, और अब ऐसे स्थिति में अगर इनका कैंपेन का अभियान भी बेहतर चले तो उससे और भी बेहतर परिणाम इन्हें आ सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों से परे, मैं इन चुनावों को पश्चिमी यूपी में जो प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव चल रहे हैं, उन चुनावों को मैं 2004 के संदर्भ में और ओवरऑल पूरे 2024 के चुनाव को भी 2004 के संदर्भ के रूप में ही देख रहा हूं। 4 में हमने देखा था, पश्चिमी यूपी में तो विशेष दिख रहा है कि कांग्रेस के खेमे के चुनाव प्रचार में कोई दम नहीं था पंकज जी। चुनाव प्रचार में पूरा दमखम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के खेमे की तरफ से शाइनिंग इंडिया की आवाज बड़ी तेज और बड़ी मजबूत थी, और वहीं कांग्रेस एक तरह से सुसुप्तावस्था वाला ही चुनाव प्रचार था उनका।
इधर से उस समय चेहरा भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, और विपक्षी खेमे की तरफ से किसी का चेहरा भी नहीं था वहां। वो स्थिति जो पश्चिमी यूपी में घूम के आया हूं, वहां पे वही चीजें मैं पा रहा हूं। ऐसे स्थिति में अगर विपक्षी गठबंधन सही चुनाव प्रचार करे तो उसके उन्हें बेहतर नतीजे मिलेंगे। नहीं तो जैसे मैंने बहुत सारे जाठों से जो बातचीत की, तो उनकी नाराजगी है, अपने ही नेता से। लेकिन वो नाराजगी क्या इस स्तर पर है, मैंने पहले भी कहा कि वो बहुत सारे लोग वोट करने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर विपक्ष सही ढंग से वहां पे कैंपेन चलाए तो वो विरोध में वोट करने भी जा सकते हैं, अगर ठाकुर नहीं, समुदाय में पर नाराजगी पर है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एनडीए के तरफ से यह है कि देखिए आरएलडी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 16 सीट पर अनुपम जी, जयंत चौधरी लगातार प्रचार कर रहे हैं, और जयंत चौधरी 16 सीट पर जिस तरीके का कैंपेन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक जिम्मेदारी लेकर के कैंपेन कर रहे हैं। वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं भी कुश्ती लड़ना जानता हूं, मैं भी मल्लयुद्ध लड़ना जानता हूं, कब पलटना है ये मुझे मालूम है, इसलिए मेरे ऊपर आरोप मत लगाएं। सवाल ये उठता है कि एनडीए का छोटा से बड़ा घटक दल इस तरीके से मैदान में उतरा हुआ हो, और दूसरी बड़ी बात यह है कि लगातार 2014 से विपक्ष जिस तरीके से हार का सामना कर रही हो, उसके बाद क्या विपक्ष का मनोबल टूटा हुआ है या विपक्ष ओवर कॉन्फिडेंट है? विपक्ष को लग रहा है जीत प्रचार से नहीं मिलना है, जनता को देना होगा तो दे देगी जीत, और नहीं देना होगा तो कोई बात नहीं, घर बैठते हैं, ऐसे मोदी मैं है, मोदी जी का चल रहा है, अगर चलता रहा तो चलता रहा, हमें क्या फर्क पड़ता है। क्या ये इन्फेरेंस नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि सवाल उठ रहा है कि पश्चिम यूपी की 16 सीटों पर विपक्ष का कैंपेन गायब है। अनुपम जी, अब देखिए, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्यों कह रहे हैं, आपको कहां विपक्ष का कैंपेन नजर आ रहा है? आपको इतना जमाना हो गया, कांग्रेस परिवार से कोई अमेठी या रायबरेली झांकने गया? जो उनके परिवार की सीट थी, पूरा परिवार उत्तर प्रदेश छोड़ के निकल लिया। आप बाकी देश के बाकी कोनों में देख लें, राहुल गांधी इतनी बड़ी इंदिरा जोड़ो या भारत जोड़ो यात्रा करके आ रहे हैं, आपको कहाँ किस तरह का कैंपेन नजर आ रहा है? वैसे एक थोड़ा सा मैं फैक्चुअल चीज सही कर दूं, कांग्रेस का अकाउंट नहीं सीज है, वो एक इनकम टैक्स में एक लेन होता है, और उस लेन में ऐसा होता है कि जैसे आपको मैं दिखाता हूं, उनके पास आपके जितने पैसे आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं उतने पैसे रोक लिए जाते हैं, और बाकी पैसे आपके लिए कहा जाता है निकाल लीजिए। जैसे उन्होंने जवाब दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि 125 करोड़ रोका था और 500 करोड़ उनके खाते में था, तो 500 करोड़ में 125 करोड़ रोक के बाकी क्या दिया था आप निकालिए, बाकी आप यूज कीजिए। ये आरटीआई डिपार्टमेंट के जवाब है। तो जो आपकी देनदारी होती है वो। दूसरी बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऐसी चीज सुविधा दी पंकज भाई, जो आपको नहीं देंगे हमें नहीं देंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि इनकी जो भी देनदारी है उसको हमने चुनाव बाद तक के लिए स्टे कर दिया है, अब चुनाव के बाद लेंगे, चुनाव ये लड़ने, ये सहूलियत जल्दी किसी को मिलती नहीं है। लेकिन ठीक है, चलिए। अब रही बात ये कि जयंत चौधरी वाली, जयंत चौधरी को भी मैं अंडररेट भी नहीं करता हूँ, ओवररेट भी नहीं करता हूँ। अभी जिन बालियान की बात हो रही थी, उन्होंने जयंत चौधरी के पिताजी को ही हरा दिया था, और वो भी उनके गढ़ में मुजफ्फरनगर में हरा दिया 2014। सबके सब एक तरफ, उसके बाद हार गए। महागठबंधन हुआ तो भी हार गए, सपा बसपा कांग्रेस जैन सब एक हो गए तो भी हार गए। आप सोचिए जरा सा कि मतलब जिस पश्चिमी आपकी आवाज चली गई, आपकी आवाज चली गई। वैसे पराग देशमुख लिख रहे हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से देखता हूं, और ये प्रोग्राम इसलिए अच्छा लगता है कि सारे पार्टिसिपेंट्स को बिना बायस का पूरा टाइम दिया जाता है। अनुपम जी का व्यूज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अनुपम जी की खास तारीफ कर रहे हैं। खैर चलिए, ये तो मैं बीच बीच में कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ जो मुझे पढ़ने को मिल रहा है, पर सवाल वहीं आकर के टिक जाता है ना कि लखनऊ होकर के ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, तो ये चल क्या रहा है?
हम बीएसपी को बार बार बदनाम करते हैं, बीएसपी को लेकर के बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल इमैच्योरिटी है, मिसमैनेजमेंट है, एक आदमी द्वारा किया जा रहा फैसला है। आखिरकार क्या है? कांग्रेस दिख नहीं रही है। चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, उससे पहले कांग्रेस बहुत जगह दिखी थी, लेकिन अब कांग्रेस दिख नहीं रही है। 63 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस के अभी तक सारे प्रत्याशियों के नाम भी पता नहीं है और कांग्रेस का कैंपेन भी शुरू नहीं हुआ। डॉक्टर गिरीश शर्मा, क्या कोई पार्टी उत्तर प्रदेश को इग्नोर करके आपको लगता है कि बीजेपी को हरा पाने में सफल हो सकती है? क्योंकि जहां पर 80 सीटें हों और वहां पर अगर विपक्ष जोरदार कैंपेन नहीं करती है, तो आपको लगता है कि बीजेपी को हराना संभव हो सकेगा अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कुछ खास बिगड़ा नहीं तो? राहुल जी की जब यात्रा चल रही थी तभी एक सवाल उठ खड़ा हुआ था। सवाल ये था कि जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में गहराई से जुटी हुई थी, एक एक सीट पर मंथन कर रही थी, और राहुल जी जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं, वो यात्रा पर निकल पड़े थे। पहली यात्रा की बात अलग थी, उसका असर भी पड़ा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस यात्रा का उतना असर चुनावी परिदृश्य पर नहीं पड़ा। तो मैं तो यही कहूंगा कि तस्तरी में रख करके ये दो नेतागण जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का बंटवारा कर लिए हैं इंडिया का, ये तस्तरी में रख करके बीजेपी को देना चाहते हैं। जनता की ऐसी स्थिति नहीं है, जनता नाराज है, जनता बदलाव चाहती है। जनता भ्रष्टाचार के सवाल पर प्रधानमंत्री जी कितना भी चीख पुकार करें, जनता जान गई है कि सबसे ज्यादा इलेक्शन बांड में धन उन्होंने ही लिया है। तो वो जनता के बदलाव की जो भावना है, इन पार्टियों की लचर रणनीति और अन्य मनस्कता के चलते मुझे लगता है उतनी कारगर साबित नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। मेरा तो अनुरोध होगा, लोकतंत्र के लिए बड़ा आवश्यक है कि विपक्षी पार्टियां, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे मायावती जी हो, उनको मुखर रूप से उतरना चाहिए। और अगर वो नहीं उतर रहे हैं तो उनके ऊपर तमाम तरह के संदेह के बादल मंडराएंगे। कुछ लोग तो कहने भी लगे हैं कि हम पहले ही कह रहे थे कि सीबीआई की फाइलें तो अखिलेश जी के भी खिलाफ हैं, वो कब निकल आएंगी, इससे अखिलेश जी डरे हुए हैं। तो आज वो बात लगभग सामने आ रही है। ये कंफ्यूजन ही नहीं है, ये कुछ बहकावी मामला है, और इसलिए आज तक समाजवादी पार्टी सीटें फाइनल नहीं कर रही है और सीटों में ही उलझा करके और अपने कैंपेन को वो धार नहीं दे पा रही है जो धार उन्हें देनी चाहिए थी। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा अभी भी वक्त है कि कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी को भी अपनी रणनीति को चुस्त और दुरुस्त करना चाहिए, और जो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की चुनौती, उसके लिए काम करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भाई खामियाजा तो उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। बाबरी साहब, क्या इसकी वजह ये हो सकती है क्या कि इसमें बहुत सारा मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स है, मुस्लिम्स के वोटों को ये लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इनको लग रहा है कि यहाँ प्रचार करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये लोग हमारे पक्ष में मतदान करेंगे? क्योंकि पहले 2 चरण का जहाँ पर चुनाव होना है उसमें कई सारी ऐसी सीटें हैं, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा इन्हें कि बहुत ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत क्या है, ये वोट तो हमारे पास ही आने। पंकज जी, मुझे लगता है कि रणनीति में चेंज होना चाहिए। कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 47 सीट्स ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम वोटर्स 50% से ऊपर है, और बाकी जो 23 से 24 सीट ऐसी हैं जो 30% से ऊपर है। तो अगर देखा जाए तो इन सीटों में ऐसा है कि एक समीकरण, एक कैलकुलेशन इनको बिठानी चाहिए थी। और इलेक्शन के 2 पैमाने होते हैं। सबसे पहला पैमाना होता है कि आप टिकट, जो पहला स्टेप होता है कि आप टिकट बंटवारा अपने कैंडिडेट्स को दो। दूसरा होता है प्रचार।
और अभी तक ऐसी बीजेपी को छोड़ के किसी पार्टी ने अभी तक दोनों पैमानों में खरी नहीं उतरी है। अभी आप टिकट बांट रहे हैं, प्रचार करेंगे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका फेल हो चुका है। तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं, जब ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इनकी रिसर्च करते हैं, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप टिकट उस हिसाब से बांटते हैं कि आप किस वर्ग को टारगेट करना चाहते हैं। तो अभी तक अगर इनके कैंपेनिंग देखें, जितने भी इनके लीडर्स के बयान देखें, तो मुझे लगता है ये सिर्फ इसी मुस्लिम फैक्टर्स के ऊपर ही पूरा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब जैसे कि आप देखिए, धर्मेंद्र यादव जी 9,000 वोट से हारे 2019 में, और फिर अक्षय यादव जी को फिरोजाबाद से उतारा। तो पॉइंट एजेंडा वही था कि हम उन्हीं वोट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। और अब आपने देखा कि दो नामांकन एक एसपी के पार्टी से आप भरे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये गलती है कि आपकी पार्टी में ये दो ये लीडर्स, गलती है। एक लीडर आपने बड़ी बात कह दी। मैं चाहूंगा अनुपम जी कुछ कहना चाह रहे थे। पंकज जी, बस फ्रीज हमें हो कुछ हाँ, सेकंड फ्रीज हो गए थे, आप बोल लीजिए। मैं अनुपम जी आपसे जो आप कह रहे थे वो भी बोलिए, पर एक सवाल उसके साथ ऐड कर दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि लगातार राहुल जी कुछ बोल रहे हैं, बोल लेने दीजिए, हाँ मैं हाँ, फिर ले लूंगा। मैं सवाल ऐड कर देता हूं, ये बोल लें, मैं ऐड कर देता हूं केवल आपके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष लगातार सत्ता में नहीं है, इसलिए उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, और जिस तरीके से रिसोर्सेज की कमी है उस वजह से वो फुल फ्लेजेड कैंपेन कर नहीं पा रही है? राहुल लाल जी आप बोल लीजिए, इस सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगा। देखिए, जो यहाँ पे भी कहे जा रहे थे कि क्या विपक्ष क्या सोच रहा है। देखिए, विपक्ष तो क्या सोच रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ग्राउंड पे एक चीज जो हमने और पाया वहां पे कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं, पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटर्स, मुख्तार अंसारी के जो मौत का मामला है उसका प्रभाव है यहाँ पे। जो वो घटनाक्रम घटी है उसका प्रभाव है, और उस कारण से मुस्लिम मतों का विभाजन जो पहले अच्छा खासा होने वाला दिख रहा था मुझे भी, वो अब नहीं है। ये अब आप कह सकते हैं कि कैसे ये परसेप्शन उनमें गया, लेकिन ये परसेप्शन है। दूसरी चीज देखिए, अनुपम जी की अधिकांश बातों से प्राय मैं असहमत रहता हूं, लेकिन जो अनुपम जी एक लाइन जो उन्होंने कही अभी, वो लाइन मैंने खुद जो है कि जाटलैंड के गढ़ में भी सुनी पंकज जी। तो देखिए, मैंने कई सारे लोगों से, जाट समुदाय के लोगों से जब बातचीत की तो उन लोगों ने बोला कि देखिए, आप लोग दिल्ली में जयंत चौधरी जी को काफी बड़ा नेता मानते होंगे, हम लोगों ने वो उनका वो जो दबदबा होना चाहिए था जो दिखता है मीडिया में, उस किस्म का दबदबा उनका नहीं है। तो वो वही उदाहरण दे रहे थे, जो अनुपम जी जो उदाहरण दे रहे थे वही उदाहरण दे के लोग मुझे समझा रहे थे। और जो वहां पे लोगों में नाराजगी थी कि भाई जाटों के आरक्षण को लेकर अब तक जयंत चौधरी जी सरकार के ऊपर क्या दबाव बना पाए हैं, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए क्या दबाव बना पाए हैं, एग्रीकल्चर को लेकर जो किसानों की समस्या है उसको लेकर क्या दबाव बना पाए हैं, नहीं ठीक ये है, तमाम मुद्दे जो है बने हुए थे। ठीक है। हाँ हाँ, अनुपम जी आप खत्म कर लीजिए, समय सीमा पार कर चुके हैं हम लोग। जी, मैं आपका एक सवाल था कि जो विपक्ष में लंबे समय तक पार्टियां रहती हैं उनके पास संसाधनों की कमी हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, डेफिनेटली हो जाती है। लेकिन सिर्फ संसाधन से अगर चुनाव जीते जाते होते तो विपक्ष कभी सरकार पलट नहीं जा सकता था। अब बिल्कुल संसाधनों की कमी होती है, और जो सरकार सत्ता में होती हैं जो पार्टियां, उनको संसाधन ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अभी भी हम तमाम यूट्यूबर्स और तमाम पत्रकारों को देख रहे हैं जो कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम बना रहे हैं।